जब रात में कोई ट्रेन अपनी तेज सीटी बजाती है, तो क्या वह सिर्फ एक मशीन की आवाज होती है या फिर वह किसी अधूरी आत्मा की पुरानी पुकार? जब कोई यात्री अपने सफर पर निकलता है, गाजीपुर के धूल भरे स्टेशन से एक नई मंजिल की ओर आगे बढ़ता है और फिर उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता, तो क्या उसे किसी अनजान शक्ति ने रोका था या वह खुद ही किसी बड़े अनसुलझे राज का हिस्सा बन गया था? एक ऐसा राज जो समय के साथ और गहरा होता गया। आज की यह कहानी एक ऐसी ही रहस्यमयी ट्रेन यात्रा की है, जो उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसे गाजीपुर स्टेशन से एक सामान्य शांत रात की तरह शुरू हुई थी। लेकिन यह यात्रा कहाँ खत्म हुई और कैसे, इसका कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका अंत किसी रेलवे स्टेशन के सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ, बल्कि रहस्य के एक काले अथाह सागर में हुआ, जहां तर्क की हर किरण भी दम तोड़ देती है। यह कहानी है एक रहस्यमय गुमशुदगी की, एक ऐसे यात्री की जो अपनी यात्रा के बीच में ही हवा में घुल गया, मानो वह कभी था ही नहीं। और यह एक ऐसे सच की कहानी है जो शायद सच नहीं है, बल्कि एक अंतहीन घनघोर सन्नाटा है, जिसमें अतीत की फुसफुसाहटें और भविष्य की अस्पष्ट आशंकाएं हमेशा गूंजती रहती हैं, जो हर सुनने वाले के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती हैं। रेल की तेज सीटी ने अपनी जानी पहचानी भेदक आवाज से रात की गहरी खामोशी के मोटे मखमली आवरण को ऐसे चीर दिया, जैसे कोई अदृश्य तलवार किसी शांत सपने को अचानक तोड़ दे और उसे कठोर वास्तविकता की जमीन पर ला पटके। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी कि ट्रेन अब चलने वाली है, बल्कि यह एक घोषणा थी, एक ऐसी घोषणा जो रात के रहस्यमय आगमन को और भी गहरा कर रही थी और उस गाजीपुर स्टेशन पर मौजूद हर व्यक्ति को उसकी उनीदी नींद से जगाने पर मजबूर कर रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी आने वाली घटना के लिए तैयार कर रही हो। रात के ठीक 1:17 बजे का समय था जब बलिया एक्सप्रेस ने एक विशालकाय लोहे के जीव की तरह अपने इंजनों में धीमी गहरी गड़गड़ाहट भरते हुए स्टेशन के प्लेटफॉर्म से अपना धीमा लेकिन निश्चित प्रस्थान शुरू किया। उसकी भारी भरकम बोगियां जैसे समय के पहिए पर लदी हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, अपनी मंजिल की ओर एक अज्ञात यात्रा का आरंभ करती हुई, जिसके अंत का अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ट्रेन के अंदर नींद से भारी आंखों वाले कुछ यात्री अपनी खिड़कियां, जो बाहर की सर्द घनी रात को अंदर आने से रोक रही थी, तेजी से बंद कर रहे थे, मानो वे बाहर की दुनिया के किसी अनचाहे दखल से खुद को बचाना चाहते हों या किसी अदृश्य खतरे से खुद को ढाल रहे हों। वहीं कुछ थके हुए यात्री दिन भर की भागदौड़ और यात्रा की थकान से चूर अपनी सीटों पर सिर टिकाकर चुपचाप सोने की बेताब कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और नींद की पुकार साफ झलक रही थी, जो उनके थके हुए शरीर और मन को आराम देने की गुहार लगा रही थी। लेकिन कोच S5 की सीट नंबर 37 पर एक आदमी बैठा था, जिसका नाम आलोक था, जो लगभग 36 वर्ष का एक व्यक्ति था। अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर तनाव की साफ रेखाओं के साथ वह पूरी तरह से जागा हुआ था। उसकी आंखें ट्रेन की खिड़की से बाहर घनी काली रात में कुछ ढूंढ रही थी, मानो वह किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो या किसी ऐसे खतरे को भांप रहा हो जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। उसका पहनावा बेहद सादा था, एक नीली कमीज और खाकी पैंट, जो उसकी सामान्य उपस्थिति को और भी साधारण बना रहे थे। लेकिन उसके चेहरे पर छाई हुई चिंता की गहरी लकीरें और उसकी आंखों में झांकती बेचैनी उसके साधारण पहनावे के बिल्कुल उलट थी, जो यह दर्शा रही थी कि वह किसी गहरे आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है, एक ऐसा संघर्ष जो उसके मन की शांति को भंग कर रहा था। उसके छोटे से बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, जैसे वह किसी आकस्मिक यात्रा पर निकला हो। एक पुरानी जीर्ण-शीर्ण डायरी थी जिसके पन्ने उसके हाथों में बार बार फड़फड़ा रहे थे, मानो वे खुद ही कुछ कहना चाहते हों। और एक धुंधली
पुरानी मूर्ति की तस्वीर थी जो उसके हाथों की पकड़ में कसकर दबी हुई थी, मानो वह उसके जीवन का सबसे कीमती, सबसे रहस्यमय हिस्सा हो। एक ऐसी तस्वीर जो किसी प्राचीन रहस्य और एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी, जिसे आलोक अपने सीने में दबाए हुए था। आलोक की आंखें बार बार उस डायरी पर टिक जाती थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारों से मुड़ गए थे, मानो उसने उसे अनगिनत बार पढ़ा हो। वह कभी कुछ लिखता, कभी उंगलियों से पन्नों पर बनी रहस्यमय आकृतियों को सहलाता, और कभी-कभी उसकी नजरें अचानक उठकर कोच के दरवाजे या खिड़की की ओर घूम जातीं, जैसे वह किसी के आने की उम्मीद कर रहा हो या किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जो किसी गहरी उलझन या किसी बड़े निर्णय के बोझ को दर्शाती थी। उसने एक बार अपनी घड़ी देखी, रात के 1:17। यही वह समय था जब ट्रेन ने गाजीपुर से प्रस्थान किया था, और शायद यही वह समय था जब उसकी अपनी यात्रा का एक नया, अनिश्चित अध्याय शुरू हो रहा था। उसके मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था, अतीत की यादें और भविष्य की आशंकाएं एक साथ टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी, जैसे वह किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए कटिबद्ध हो। ट्रेन ने अपनी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर दी थी। उसकी भारी भरकम बोगियां अब एक लयबद्ध ताल में पटरी पर दौड़ रही थी, और स्टेशन की धीमी पीली रोशनी पीछे छूटती जा रही थी, अंधकार में विलीन होती हुई, जैसे वह किसी पुरानी याद को पीछे छोड़ रही हो। गाजीपुर की ठंडी रात हवा में घुल रही थी, और ट्रेन अब अपने अगले निर्धारित स्टेशन धनौली पहुंचने की ओर अग्रसर थी, जिसकी दूरी अभी भी कुछ किलोमीटर थी, और जिसके रास्ते में सिर्फ खेत, पेड़ और रात का सन्नाटा था। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसके पहियों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी, और आलोक की आंखें फिर डायरी पर टिकी थीं। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। तभी आलोक अपनी सीट नंबर 37 से अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, मानो वह हवा में ही विलीन हो गया हो, पीछे छोड़कर सिर्फ एक खाली सीट, एक अनुत्तरित प्रश्न और रात की बढ़ती हुई खामोशी। यह एक ऐसी अनुपस्थिति थी जिसने आगामी दिनों में एक गहरे, अनसुलझे रहस्य को जन्म दिया, जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के गलियारों और भारतीय रेलवे के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी बनकर जो हर किसी के मन में डर और जिज्ञासा का संचार करती है। ट्रेन धनौली स्टेशन पहुंची, उसके पहियों की आवाज धीमी पड़ गई और वह प्लेटफॉर्म पर रुक गई। यात्रियों ने अपनी आंखें खोलीं, कुछ बाहर देखने लगे, लेकिन किसी ने आलोक की खाली सीट पर ध्यान नहीं दिया। ट्रेन ने कुछ मिनट का ठहराव लिया, फिर वह आगे बढ़ गई अपनी सामान्य यात्रा पर। उस रात किसी को पता नहीं चला कि एक यात्री गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। यह गुमशुदगी अगले 3 दिनों तक एक राज बनी रही, एक ऐसा राज जो धीरे धीरे एक बड़े रहस्य में बदलने वाला था। 3 दिन बाद आलोक की रहस्यमय गुमशुदगी की खबर ने रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया था, और स्थानीय पुलिस इस मामले को सुलझाने में अपनी असमर्थता और हताशा व्यक्त कर रही थी, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था जिससे वे इस पहेली को सुलझा सकें। तब इस जटिल और पेचीदा केस को सीआईडी अधिकारी प्रशांत राठी को सौंपा गया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। प्रशांत लगभग 40 वर्ष की आयु का एक अनुभवी जासूस था, जिसका चेहरा शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी, पैनी चमक थी जो उसके तेज दिमाग और अवलोकन क्षमता को दर्शाती थी। वह एक जमीनी किस्म का जासूस था, जो कागजों पर कम और जमीन पर ज्यादा काम करता था, शांति से सोचने वाला, हर पहलू पर गहराई से विचार करने वाला, और तेज दिमाग वाला, जो अक्सर उन बारीक डिटेल्स को पकड़ लेता था जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे। उसकी ख्याति ऐसे मामलों को सुलझाने की थी जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होते थे, और यही कारण था कि यह अनसुलझा रहस्य उसके पास भेजा गया था।
जैसे ही उसने रेलवे गार्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट देखी, उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और उसके दिमाग में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगे, जो इस मामले की पेचीदगी को और भी बढ़ा रहे थे। ट्रेन कहीं भी नहीं रुकी थी, तो फिर वह आदमी चलती ट्रेन से कैसे उतरा? क्या उसने छलांग लगाई? अगर हाँ, तो उसे चोट के निशान क्यों नहीं मिले और किसी ने उसे गिरते हुए क्यों नहीं देखा? यह बात प्रशांत को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि चलती ट्रेन से गायब होना लगभग नामुमकिन था। ट्रेन के किसी भी कोच की कोई खिड़की या दरवाजा टूटा नहीं था, न ही किसी तरह की जबरदस्ती के कोई निशान थे। तो फिर आलोक बाहर कैसे निकला या उसे बाहर कैसे निकाला गया? क्या किसी ने उसे धक्का दिया? लेकिन फिर भी दरवाजे या खिड़की को नुकसान क्यों नहीं हुआ? यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। कोच S5 में आलोक के सहयात्रियों को कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ? क्या वे इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें किसी भी हलचल का अंदाजा नहीं हुआ, या फिर कुछ और था जो उन्हें देखने से रोक रहा था? क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे उन्हें शांत रखा गया या उनकी याददाश्त को प्रभावित किया गया? प्रशांत ने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय किया और सबसे पहले कोच S5 के सभी यात्रियों के बयान दोबारा लेने का निर्देश दिया, क्योंकि अक्सर पहली पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं, जो बाद में केस को सुलझाने में मदद करती हैं। उसने विशेष रूप से उन 2 यात्रियों के बयानों पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने पहली बार में ही कुछ अलग और असामान्य बातें बताई थी, जो इस रहस्य को और भी गहरा कर रही थी। एक अधेड़ उम्र के व्यापारी ने, जो आलोक की सीट के ठीक सामने बैठा था, हिचकिचाते हुए कहा, जनाब, वो आदमी बार बार अपनी डायरी पढ़ रहा था। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वह कभी कभी कुछ लिखता भी जा रहा था, जैसे किसी को कोड भेज रहा हो या किसी गुप्त संदेश को डिकोड कर रहा हो। उसकी आंखें बहुत बेचैन थी, मानो वह किसी बड़े खतरे में हो। व्यापारी ने बताया कि आलोक बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो उसे परेशान कर रहा था। दूसरी यात्री, एक युवा महिला जो कुछ सीटों के पीछे बैठी थी, ने अपनी आवाज धीमी करते हुए बताया, मैंने उसे आधी रात के बाद भी जागते हुए देखा था। वह बहुत अजीब लग रहा था, जैसे किसी से डर रहा हो, लेकिन फिर भी किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। उसने एक बार अपनी पुरानी मूर्ति की तस्वीर को भी बहुत देर तक देखा था, जैसे वह उसे अंतिम बार देख रहा हो। महिला ने बताया कि आलोक ने तस्वीर को बहुत प्यार से छुआ था, जैसे वह उसके लिए बहुत कीमती हो। प्रशांत का दिमाग तेजी से काम करने लगा। डायरी और मूर्ति की तस्वीर, ये 2 चीजें थी जो इस रहस्य की कुंजी हो सकती थी। उसने तुरंत डायरी और आलोक के बैग की तलाश शुरू की, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आलोक का छोटा सा बैग भी गायब था। यह एक और उलझन थी। अगर वह ट्रेन से कूद गया था, तो बैग क्यों नहीं मिला? और अगर उसे किसी ने अगवा किया था, तो अगवा करने वाला उसका सामान क्यों ले जाएगा? यह मामला सामान्य अपहरण या गुमशुदगी से कहीं ज्यादा जटिल लग रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी तर्क काम नहीं कर रहा था। प्रशांत को यह महसूस होने लगा था कि वह सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहा, बल्कि किसी गहरे छिपे हुए जाल में उलझता जा रहा है, जिसकी जड़ें शायद बहुत पुरानी और बहुत गहरी थी। उसने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे गाजीपुर और धनौली के बीच के हर इंच की तलाशी लें, हर रेलवे कर्मचारी से दोबारा पूछताछ करें और हर छोटे से छोटे सुराग पर ध्यान दें, क्योंकि इस तरह के मामलों में अक्सर सबसे छोटा सुराग ही सबसे बड़ी सच्चाई की ओर ले जाता है। प्रशांत ने अपने दफ्तर में रात भर काम किया। उसने ट्रेन के नक्शे देखे, यात्रियों की सूची जांची और हर संभावना पर विचार किया। उसे पता था कि यह केस उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस बनने वाला है, एक ऐसी चुनौती जिसे उसे हर कीमत पर स्वीकार करना था। प्रशांत राठी,
अपने दफ्तर में कागजात और ठंडी चाय के कप के बीच रेलवे के सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर देख रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर हर छोटी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मानो फुटेज का हर पिक्सेल कोई अनकहा रहस्य छुपाए बैठा हो। गाजीपुर स्टेशन के कैमरों से प्राप्त फुटेज में एक दिलचस्प और बेहद परेशान करने वाली बात सामने आई। एक आदमी जिसने सिर पर एक गहरी टोपी पहन रखी थी और आंखों पर मोटे काले चश्मे लगाए हुए थे, जिसने अपने चेहरे को लगभग पूरी तरह से छुपा रखा था, आलोक के कोच S5 में चढ़ते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी ट्रेन से कभी उतरा ही नहीं, न गाजीपुर स्टेशन पर न धनौली स्टेशन पर, जो इस मामले को और भी रहस्यमय बना रहा था। प्रशांत ने फुटेज को बार बार रिवाइंड करके देखा, उस आदमी की हर हरकत को गौर से परखा, उसके चलने का तरीका, उसके हाव भाव, यहाँ तक कि उसके कंधों पर लटके बैग का आकार भी। वह आदमी एक पेशेवर की तरह दिख रहा था, जो जानता था कि उसे क्या करना है और अपनी पहचान कैसे छिपानी है, मानो वह किसी गुप्त मिशन पर हो। प्रशांत को लगा कि यह कोई आम चोर या अपराधी नहीं था, बल्कि कोई बहुत ही शातिर और प्रशिक्षित व्यक्ति था, जिसका मकसद कुछ और ही था। ट्रेन में सवार एक अनुभवी टीटी था, जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान अनगिनत यात्रियों को देखा था। उसने अपने बयान में एक और जरूरी जानकारी दी, जिसने प्रशांत के संदेह को और भी गहरा कर दिया। टीटी ने बताया कि उसने उस रहस्यमय आदमी को कोच के दरवाजे के पास खड़ा देखा था। वह आलोक की सीट से थोड़ी दूर पर था। टीटी ने कहा, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें लगातार दरवाजे की ओर थीं, और वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, मानो किसी तय समय पर किसी से मिलने वाला हो। टीटी ने यह भी बताया कि उस आदमी का व्यवहार सामान्य यात्रियों से अलग था। वह न तो सो रहा था, न ही किसी से बात कर रहा था। बस 3 दिन की कड़ी तलाश के बाद, जब उम्मीदें लगभग खत्म होने लगी थी और प्रशांत की टीम हताशा महसूस कर रही थी, प्रशांत को एक बड़ी कामयाबी मिली। गाजीपुर स्टेशन के पास एक गंदे नाले के किनारे पर झाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक जला हुआ बैग मिला। बैग की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर बची हुई कुछ चीजों ने प्रशांत के चेहरे पर एक अजीब सी चमक ला दी। उसमें आलोक की आधी जली हुई डायरी मिली, जिसके पन्ने काले पड़ चुके थे और किनारों से झुलस गए थे, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी पढ़ने लायक थे। डायरी के साथ साथ आलोक की पुरानी मूर्ति की तस्वीर भी मिली, जो आग से थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन मूर्ति की आकृति अभी भी स्पष्ट थी। यह एक प्राचीन काले पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, मानो वे कोई गुप्त संदेश दे रही हों। प्रशांत ने डायरी को बहुत सावधानी से उठाया, उसके जले हुए पन्नों को पलटा और पाया कि उसमें एक अजीब अनजानी भाषा में कुछ लिखा था, जिसके अक्षर किसी प्राचीन लिपि से मिलते जुलते थे, जो सामान्य हिंदी या अंग्रेजी से बिल्कुल अलग थे। प्रशांत तुरंत समझ गया कि यह कोई आम मामला नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और रहस्यमय था। प्रशांत ने तुरंत एक भाषा विशेषज्ञ और एक पुरातत्वविद से संपर्क किया, ताकि वे इस रहस्यमय लिपि को समझने में उसकी मदद कर सकें। कई घंटों की मेहनत और गहन जांच के बाद विशेषज्ञों ने डायरी के कुछ कोड को समझने में सफलता पाई, और जो शब्द सामने आए वे प्रशांत के रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त थे। कालविहारी के रक्षक अब जाग चुके हैं। उनका अंधेरा असर चारों ओर फैल रहा है। काली मूर्ति को आने से रोकना होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा और पुरानी शक्तियां जाग उठेंगी। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह एक चाबी है, एक ऐसे दरवाजे की जो समय और जगह से परे है। प्रशांत समझ गया, यह कोई आम गुमशुदगी का केस नहीं था, नहीं, यह किसी सामान्य अपराधी गिरोह का काम था। यह किसी गुप्त समाज से जुड़ा था, किसी प्राचीन काले व्यापार से, और शायद किसी ऐसी शक्ति से जो इंसान की समझ से परे थी। आलोक सिर्फ एक यात्री नहीं था,
वह एक ऐसे युद्ध का हिस्सा था जो सदियों से चल रहा था, और अब वह उस युद्ध का एक गुमनाम शिकार बन चुका था। डायरी के हर शब्द में एक चेतावनी थी, एक राज था, और एक ऐसी सच्चाई थी जिसे प्रशांत को हर कीमत पर उजागर करना था, भले ही इसका मतलब उसे खुद भी उस गहरे खतरनाक जाल में उतरना पड़े। उसने महसूस किया कि यह मामला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था, एक ऐसा रहस्य जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। जांच में आगे पता चला कि आलोक अपनी सामान्य उपस्थिति के विपरीत एक असाधारण अतीत रखता था। वह पहले भारतीय पुरातत्व विभाग में एक प्रतिभाशाली सहायक था, जिसने प्राचीन सभ्यताओं और कलाकृतियों पर गहन शोध किया था। उसकी विशेषज्ञता विशेष रूप से गुप्त लिपियों और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित थी। आलोक को प्राचीन इतिहास और रहस्यमय कलाकृतियों में गहरी दिलचस्पी थी। वह घंटों तक पुरानी किताबों और पांडुलिपियों में खोया रहता था, मानो वह उनमें छिपे रहस्यों को ढूंढ रहा हो। उसके दोस्त उसे किताबी कीड़ा कहते थे, लेकिन आलोक को इसकी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि इतिहास में बहुत से राज छिपे हैं, जिन्हें उजागर करना जरूरी है, ताकि दुनिया एक बड़ी सच्चाई को जान सके। 3 साल पहले उसने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिससे उसके सहयोगियों और परिवार को गहरा सदमा लगा था, क्योंकि कोई भी उसके इस अप्रत्याशित निर्णय का कारण समझ नहीं पाया था। विभाग छोड़ने के बाद आलोक कई महीनों से प्राचीन मूर्तियों की तस्करी पर निजी तौर पर अत्यंत गुप्त रूप से रिसर्च कर रहा था। उसकी यह सनक एक जुनून में बदल चुकी थी, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने इस काम के लिए चुना हो। उसके पुराने नोट्स और कुछ छिपी हुई फाइलों से पता चला कि वह एक विशेष प्रकार की मूर्तियों के पीछे पड़ा था, जिन्हें कालविहारी मूर्तियां कहा जाता था, और जिनके बारे में कहा जाता था कि वे प्राचीन तंत्रिक शक्तियों से जुड़ी हुई थी। आलोक को शक था कि इन मूर्तियों का इस्तेमाल किसी बुरे काम के लिए हो रहा है, जो मानवता के लिए खतरा बन सकता है। डायरी के कुछ और जटिल कोड को डिकोड करने पर एक नाम स्पष्ट रूप से सामने आया, कालविहारी मंडली, एक छुपा हुआ गुट जो सदियों से भारत के गुप्त इतिहास में सक्रिय था, जिसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि उन्हें उखाड़ना लगभग असंभव था। यह मंडली सिर्फ प्राचीन मूर्तियों की तस्करी ही नहीं करती थी, बल्कि उन्हें विशेष तंत्रिक शक्तियों के लिए इस्तेमाल करती थी। उनका मानना था कि इन मूर्तियों में ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता है, और वे इनके माध्यम से अमरत्व या असीमित शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रशांत को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि यह कोई सामान्य आपराधिक सिंडिकेट नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक संगठित गुप्त समाज था, जिसके सदस्य समाज के विभिन्न तबकों में फैले हुए थे और जो अपनी पहचान को बड़ी चालाकी से छुपाते थे। डॉक्टर, वकील, व्यापारी, यहाँ तक कि कुछ सरकारी अधिकारी भी इस मंडली से जुड़े थे, जिससे प्रशांत को यह समझ में आया कि इस मंडली की पहुंच कितनी गहरी थी। यह मंडली किसी भी कीमत पर अपने राज छिपाए रखती थी और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती थी। प्रशांत ने अपनी टीम के साथ मिलकर गाजीपुर, बनारस और इलाहाबाद के बीच फैले इस मंडली के एक जटिल नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया, जो रेलवे लाइनों के साथ साथ फैला हुआ था, मानो यह मंडली रेलवे को अपने गुप्त अभियानों के लिए एक मुख्य मार्ग के रूप में इस्तेमाल करती हो। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, कई रेलवे कर्मचारियों की इस मंडली के साथ मिलीभगत थी, जो उन्हें गुप्त रूप से जानकारी प्रदान करते थे, उनकी गतिविधियों में मदद करते थे और उनके लिए रास्ते साफ करते थे। कुछ कर्मचारी डर के मारे चुप थे, कुछ को लालच दिया गया था और कुछ तो इस मंडली के समर्पित सदस्य थे, जो उनके प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। प्रशांत को पता चला कि आलोक ने शायद इन्हीं रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से मंडली के बारे में जानकारी जुटाई थी, और शायद यही कारण था कि वह ट्रेन में इतना बेचैन था। उसे पता था कि खतरा करीब है और वह अकेला था। प्रशांत ने कई रातें बिना सोए बिताईं, पुराने रिकॉर्ड खंगाले, गुप्त सूचनादाताओं से संपर्क किया और मंडली के हर संभावित लिंक को खंगालने की कोशिश की। यह एक खतरनाक खेल था,
और उसे पता था कि वह एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिसकी पहुंच बहुत गहरी थी और जो किसी भी हद तक जा सकता था। वह हर पल खतरे को महसूस कर रहा था, जैसे मंडली की अदृश्य आंखें उसे हर जगह देख रही हों, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। उसने अपने कुछ भरोसेमंद सहयोगियों को भी इस मामले से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और इस गहरे दलदल में फंसे। प्रशांत ने अपने एक पुराने दोस्त इंस्पेक्टर रमेश से बात की, जिसने उसे सावधान रहने को कहा। रमेश ने कहा, प्रशांत, यह कोई आम केस नहीं है। इन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन प्रशांत ने ठान लिया था, आलोक के साथ जो हुआ था वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसे सच का पता लगाना ही था। और फिर एक रात, जब प्रशांत अपने दफ्तर में अकेला बैठा था, सिर्फ एक मेज लैंप की मंद रोशनी में मंडली के बारे में जुटाए गए कागजात देख रहा था, उसके सरकारी फोन पर एक गुमनाम कॉल आया। आवाज भारी और विकृत थी, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बदली गई हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता और चेतावनी थी, जिसने प्रशांत को तुरंत सतर्क कर दिया। अगर तुम्हें आलोक का सच जानना है, अगर तुम उस गहरे राज को उजागर करना चाहते हो जिसे कालविहारी मंडली ने सदियों से छुपा रखा है, तो रात 2 बजे खुर्दा घाट आ जाना। अकेले, किसी को साथ मत लाना, वरना तुम कभी सच नहीं जान पाओगे और आलोक का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कॉल कट गया और प्रशांत ने फोन को धीरे से मेज पर रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डर की नहीं, बल्कि एक नए संकल्प की। उसे पता था कि यह एक जाल हो सकता है, एक जानलेवा फंदा, लेकिन यह एक मौका भी था आलोक के रहस्य को सुलझाने का और उस प्राचीन मंडली के काले साये को बेनकाब करने का, जिसने एक मासूम व्यक्ति को निगल लिया था। उसने अपनी पिस्तौल जांची और बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में खुर्दा घाट की ओर निकल पड़ा, एक ऐसे सच की तलाश में जो शायद उसे हमेशा के लिए बदल देगा। प्रशांत ने अपनी जैकेट कसी और दफ्तर से बाहर निकल गया। रात बहुत ठंडी थी, लेकिन उसके मन में एक आग लगी हुई थी, एक आग जो उसे सच तक ले जाने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब प्रशांत राठी खुर्दा घाट स्टेशन पर पहुंचा, तो वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी, जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। प्लेटफॉर्म खाली था, पूरी तरह से वीरान, मानो समय भी वहां थम गया हो और सिर्फ अतीत की गूंजें ही बची हों। सिर्फ हवा की सनसनाहट थी, जो सूखे पत्तों को जमीन पर घसीट रही थी, और दूर से आती किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, जो इस वीराने को और भी गहरा कर रही थी और प्रशांत के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। स्टेशन की पुरानी पीली रोशनी, जो कभी कभी टिमटिमाती थी, प्लेटफॉर्म पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी, जो हर पल किसी अदृश्य आकृति में बदलती रहती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। प्रशांत ने अपनी घड़ी देखी, रात के 1:55। अभी भी 5 मिनट बाकी थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि वह एक ऐसे खतरे की ओर बढ़ रहा है जिससे निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा, और यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। अचानक प्लेटफॉर्म के सबसे अंधेरे कोने से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी और लड़खड़ाती हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रात के अंधेरे में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो वे कोई गुप्त ज्ञान छुपाए हों। वह वही व्यक्ति था जिसे प्रशांत ने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, सिर पर टोपी और आंखों पर चश्मा लगाए, जो ट्रेन में आलोक के साथ चढ़ा था। प्रशांत ने अपनी पिस्तौल पर हाथ रखा, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं, हर संभावित खतरे के लिए तैयार, क्योंकि उसे पता था कि यह मुलाकात जानलेवा हो सकती है। बूढ़ा आदमी प्रशांत की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर एक फीकी, रहस्यमय मुस्कान थी, जो प्रशांत को और भी असहज कर रही थी, मानो वह उसके मन को पढ़ रहा हो। बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज को धीमा,
लेकिन स्पष्ट रखते हुए कहा, मुझे पता था तुम आओगे, प्रशांत राठी। तुम जैसे लोग हमेशा सच की तलाश में रहते हैं, भले ही सच कितना भी कड़वा या भयानक क्यों न हो और कितना भी जोखिम भरा क्यों न हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी, जैसे वह सदियों से बोल रहा हो और उसके शब्द हवा में गूंज रहे हों। प्रशांत ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आलोक कहाँ है और तुम कौन हो? कालविहारी मंडली से तुम्हारा क्या संबंध है? मुझे सब सच बताओ। बूढ़ा आदमी हंसा, उसकी हंसी हवा में गूंज उठी। आलोक ने वो मूर्ति चुरा ली जो नहीं चुरानी चाहिए थी। वो हमारी सुरक्षा का आधार थी, हमारी शक्ति का स्रोत, जिसे हमने सदियों से संजो कर रखा था। उसे वापस लेना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था और हमारी प्राचीन शक्तियां कमजोर पड़ सकती थी। लेकिन वो समझा नहीं। उसने एक ऐसे राज को उजागर करने की कोशिश की जो इंसानी समझ के लिए नहीं बना था, एक ऐसी शक्ति को छेड़ा जिसे नियंत्रित करना उसके बस में नहीं था। तो हम उसे ले गए। प्रशांत का दिमाग तेजी से घूम रहा था, वह बूढ़े आदमी की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। ले गए? इसका क्या मतलब है? तुमने उसे मार डाला? क्या यह सब एक हत्या का मामला है? बूढ़ा आदमी की आंखें चमक उठीं। मार डाला? नहीं नहीं प्रशांत, मंडली किसी को मारती नहीं, वह उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेती है, उन्हें अपने रहस्य का हिस्सा बना लेती है। जो राज उठाते हैं वो राज बन जाते हैं, हमेशा के लिए उस रहस्य में घुल जाते हैं। आलोक अब उस रहस्य का हिस्सा है जिसे वह उजागर करना चाहता था। वह वही है जहां उसे होना चाहिए, समय और स्थान के बीच, एक ऐसे आयाम में जहां इंसानी आंखें उसे देख नहीं सकती, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, उस मूर्ति की तलाश में जिसे उसने चुराया था। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। वह अब उस ट्रेन का हिस्सा है प्रशांत, उस रात का हिस्सा है, उस रहस्य का हिस्सा है जो हर रात 1:17 पर गाजीपुर से चलता है। वह अब एक यात्री नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उन लोगों के लिए जो हमारे राज छेड़ने की हिम्मत करते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रशांत ने गुस्से में कहा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसी सच्चाई के करीब है जो उसके तर्क से परे थी। तुम उसे कहाँ छिपाए हो? मुझे बताओ। बूढ़ा आदमी फिर हंसा, उसकी हंसी अब और भी गहरी और डरावनी लग रही थी। छिपाया नहीं है प्रशांत, वह अब उस ट्रेन का हिस्सा है, उस रात का हिस्सा है, उस रहस्य का हिस्सा है जो हर रात 1:17 पर गाजीपुर से चलता है। वह अब एक यात्री नहीं, बल्कि एक निशान है उन लोगों के लिए जो हमारे राज छेड़ने की हिम्मत करते हैं। बूढ़े आदमी ने एक कदम पीछे लिया, उसकी आंखें प्रशांत पर टिकी थीं। तुम भी सावधान रहना प्रशांत, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और फिर जैसे ही प्रशांत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, बूढ़ा आदमी अंधेरे में धीरे धीरे घुलने लगा। उसकी आकृति धुंधली होती गई और अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गया, पीछे छोड़कर सिर्फ हवा की सनसनाहट और एक अजीब सी गंध जो किसी प्राचीन मंदिर या किसी पुरानी राख की तरह थी। प्रशांत अकेला खड़ा रह गया। उसका दिमाग इस अविश्वसनीय सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो विज्ञान और तर्क से परे था। उसे कभी आलोक नहीं मिला, नहीं उसे कालविहारी मंडली का कोई ठोस सुराग मिला, क्योंकि वे इतनी गहराई से छिपे हुए थे कि उन्हें पकड़ना असंभव था। यह केस हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया, एक ऐसी पहेली बनकर जिसे प्रशांत कभी सुलझा नहीं पाया और जो उसे हमेशा परेशान करती रही। प्रशांत ने कई दिनों तक इस घटना के बारे में सोचा। उसने खुर्दा घाट पर हुई बातचीत को बार बार याद किया। बूढ़े आदमी की बातें उसे परेशान कर रही थी। उसे नींद नहीं आती थी।
क्या वाकई आलोक अब एक आत्मा बन गया था? क्या कालविहारी मंडली के पास इतनी शक्ति थी? प्रशांत ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना का जिक्र नहीं किया। उसे पता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और उसे पागल समझा जाएगा। उसने केस को अनसुलझा घोषित कर दिया, लेकिन उसके मन में यह रहस्य हमेशा के लिए बस गया, एक ऐसा बोझ जो उसे कभी नहीं छोड़ता था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसी बलिया एक्सप्रेस के उसी कोच S5 में एक यात्री ने रेलवे गार्ड से शिकायत की। रात 1:17 पर जब ट्रेन गाजीपुर से निकली थी, किसी ने मेरी सीट के ठीक सामने वाली सीट पर बैठकर डायरी पढ़ी। उसके पन्ने पीले थे और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। मैंने सोचा कोई यात्री होगा, लेकिन जब मैंने ठीक से देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक अजीब सी ठंडक और एक पुरानी मूर्ति की धुंधली सी गंध थी। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। अगले कुछ महीनों में कई और यात्रियों ने उसी ट्रेन के उसी कोच में ठीक रात के 1:17 पर एक अदृश्य मौजूदगी, एक डायरी पढ़ने वाले आदमी की धुंधली परछाई या एक पुरानी मूर्ति की हल्की सी झलक महसूस करने की शिकायत की। कुछ यात्रियों ने तो यह भी बताया कि उन्होंने एक पल के लिए आलोक जैसा चेहरा देखा, लेकिन फिर वह गायब हो गया, जैसे वह एक सपना हो। ये कहानियां ट्रेन के कर्मचारियों के बीच भी फैल गईं। कुछ लोग डरने लगे तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह मानते थे, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई को नकार नहीं पाता था। रात की ट्रेन अब भी चलती है, हर रात गाजीपुर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है, लेकिन कभी कभी उसकी खिड़कियों से एक मुसाफिर झांकता है जो कभी उतरा ही नहीं और शायद अब कभी लौटेगा भी नहीं। वह हमेशा के लिए उस ट्रेन का एक रहस्यमय अदृश्य हिस्सा बनकर रह गया है, एक ऐसी आत्मा जो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए भटक रही है, या शायद वह कालविहारी मंडली का एक नया रक्षक बन गया है, जो अब उस मूर्ति की रक्षा कर रहा है जिसे उसने चुराया था और जो हमेशा के लिए उस ट्रेन के रहस्य में समा गया है। गहरा सन्नाटा में मिलते हैं अगली कहानी के साथ।